हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है, इसी के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में होंगे और पीसीएस जेएस के विशेष रूप से परीक्षाओं के लिए, प्री परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले के 9 पार्ट के माध्यम से हमने कुल 450 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में हल किया है और ये सभी प्रश्न जो है वो एक क्रम से है। जिस प्रकार से संविधान के प्रावधान है, उसी क्रम में ये सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपको समक्ष ये हम दे रहे हैं। तो यह 10वां पार्ट है और यहाँ पर भी हम आगे 50 प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक-एक वीडियो में 50-50 प्रश्न करके हम पूरे संविधान को एक व्यवस्थित तरीके से समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस 10वें पार्ट को। अगर इससे पहले के 9 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्रम से है तो आपका क्रम भी बना रहेगा और एक बेहतर समझ भी तैयार हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है इसमें कि यदि कोई कार्य संविधान के अधिकारों के बाहर किया जाए, अर्थात जो किसी संस्था को या प्राधिकारी को संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार से बाहर जाकर के अगर कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे जो कार्य हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो वह सर्वसम्मत नहीं है, अधिकारांतर्गत नहीं है, क्योंकि अधिकारिता से बाहर जाकर के कार्य किया जा रहा है, तो अधिकारातीत है। इसे ही अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। तो अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत जो है, ये किस कार्य को कहा जाएगा? तो जो संविधान के द्वारा दी गई अधिकारिता के बाहर जाकर के शक्ति पतास्ती यह शब्द एक दिया गया है, यह कंफ्यूज कर सकता है, तो यह जो है गलत है, यहाँ पर अधिकारातीत ही सही होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के भंग होने पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है और उस पर अभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं दी गई है। अर्थात संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा ने एक विधेयक पारित कर दिया। विधेयक पारित करने के बाद यहाँ पर फिर लोकसभा भंग हो जाती है। अब इस विधेयक पर अभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली है, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी। यह इसके कारण कि लोकसभा जो है भंग हो गई, अब इसके कारण वह व्यपगत नहीं होगा, वह लैप्स नहीं हो जाएगा, बल्कि अब इस पर राष्ट्रपति जब चाहें उस पर अपनी सहमति दे देंगे और सहमति देने के बाद वह अब अधिनियम बन जाएगा, वह कानून बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन यह निर्णित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो अब कोई विधेयक जो पेश किया गया वह धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में प्रावधान जो है आपको मिलेगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है और 110 का जो तीसरा खंड है, यह प्रावधान करता है कि जब यह प्रश्न उठाया जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा का जो स्पीकर है उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि 110 खंड 3 के अंतर्गत इसका जो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उसके अलावा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये 2 विधेयक ऐसे हैं जिसको पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है। ये तीनों फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सामान्य नियम आप देखते हैं कि कोई विधेयक सदनों के दोनों सदन के द्वारा पारित किया गया और पारित करने के बाद उसको जब राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो वह उसको पुनर्विचार के लिए एक बार वापस करते हैं कि आप एक बार फिर से इस पर विचार कर लीजिए। हालाँकि पुनर्विचार के बाद जब फिर यह सदन से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक 2 विधेयक ऐसे होते हैं जिस पर वह उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर धन विधेयक के बारे में कहा जा रहा है कि यह लोकसभा में केवल पेश किया जा सकता है। तो इसी के साथ-साथ आपको वित्त विधेयक के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि जो कि अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दिया गया है। वहाँ पर यह तो नहीं बताया गया है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, बल्कि यह कहा गया कि यह जो है राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इनडायरेक्ट रूप में वो कह रहा है कि वह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्यकाल में संसद सदस्य क्या कर सकते हैं? अब शून्यकाल जो है इसको समझेंगे कि इसमें संसद सदस्य क्या करते हैं, इसका टाइमिंग क्या होता है, समय कितना होता है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो जो शून्यकाल है, यहाँ पर पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी विषय को के बा जो है प्रश्न किसी भी विषय पर प्रश्न संसद के सदस्यों के द्वारा उठाया जा सकता है। इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। तो शून्यकाल की यही खासियत है कि इसमें अमूमन क्या होता है कि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, उस पर पहले सूचना दी जाती है, लेकिन यहाँ पर शून्यकाल में पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद
1 घंटे का होता है समय शून्यकाल। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल होता है और शून्यकाल की समय की सीमा कितनी होगी? 1 घंटा होगी। इसमें होता यह है कि बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है और उस जिस पर जो है उस विभाग का मंत्री उत्तर देता है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए जो सदस्य हैं प्रतिदिन 10 बजे पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष जो है डिसाइड करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। इसके अलावा जो है इसका समय कब से प्रारंभ होता है? यह 12 बजे से प्रारंभ होता है। जैसा कि देखा आपने 1 घंटे का होता है ये, तो 12 बजे से प्रारंभ होता है, अतः इसे शून्यकाल कहते हैं। यह भारत की देन है। यह जो व्यवस्था है, यह कहीं से हमने लिया नहीं है, बल्कि यह भारत में ही इसका जन्म हुआ है और प्रारंभ 1962 में हुआ है। तो वर्तमान समय में कुल शून्यकाल में अधिकतम 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं या 20 मामले उठाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न वही है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो आप देख रहे हैं 12 बजे शुरू होता है तो अधिकतम 1 बजे तक रहेगा, अर्थात 1 घंटे की समय सीमा इसकी होती है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिकारिता किसे है? तो अब देखिए संसद का जो दोनों सदन है इसकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक जो है ये बुलाया किसके जाता है द्वारा जाता है और दूसरी बात ये है कि इसमें जब ये इस तरीके की बैठक बुलाई गई तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक जो है यह बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी संयुक्त बैठक बुलाई गई उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा के द्वारा। तो लोकसभा जो है इसकी अध्यक्ष जो है क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोनों सदनों में गतिरोध की अवस्था में किस विधेयक को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है? तो अब संयुक्त बैठक बुलाया किस लिए जाता है? दो सदन है, एक तो लोकसभा है दूसरा राज्यसभा। एक विधेयक पेश किया गया यहाँ पर। अब विधेयक पेश किया गया तो इन से मान लीजिए पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा के जो सदन है राज्यसभा वहां पर इसमें गतिरोध पैदा हो जाता है, इसके द्वारा पारित नहीं किया जाता। अब इस एक तरीके से देखें दोनों सदनों के बीच में क्या हो गया? विवाद की स्थिति पैदा हो गई। अब ऐसी विवाद को निपटाने के लिए जो देश का मुखिया है अर्थात राष्ट्रपति है एक संयुक्त बैठक की जो है बुलाएगा। संयुक्त बैठक बुलाएगा और संयुक्त जब बैठक बुलाई जाएगी तो जो जनता का सदन है लोकसभा उसके अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको पारित करने के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है और कौन से विधेयक हैं जिनमें नहीं होती। तो आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक है, इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। राष्ट्रपति के ऊपर अभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, तो इनमें से किसी भी मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अब केवल जो सामान्य विधेयक होते हैं, केवल सामान्य विधेयक जो होते हैं, इन्हीं विधेयकों को पारित करने में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, मतभेद होता है, तभी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो धन विधेयक कहाँ से उद्भूत होता है अर्थात धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा? तो धन विधेयक जो है यह पेश किया जाएगा हमेशा लोकसभा में। लोकसभा में पेश किया जाएगा, इसके बाद जब लोकसभा से पारित हो जाएगा फिर राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, तो उसके बाद फिर आगे उस पर कानून बनेगा। अगला प्रश्न है जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो वही बातें आप देखिए कि दोनों सदनों में अगर मतभेद उत्पन्न हो गया तो वहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और संयुक्त बैठक के बाद जो है इस सदन का जो इस मतभेद को निपटाया जाता है। तो संयुक्त बैठक को आप जानते रहेंगे कि धन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की स्थिति में नहीं बुलाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो सदनों की संयुक्त बैठक जो है यह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। तो साधारण विधेयक के मामले में अब होता क्या है कि अगर कोई साधारण विधेयक है और एक सदन के द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन जो है अस्वीकार कर देता है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन असहमत हैं या तीसरा है कि दूसरे सदन में विधेयक पारित हुए बिना 6 महीने से अधिक समय तक पड़ा रहता है। लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा के पास गया, उसको पारित होना है, लेकिन वो 6 महीने तक उसको ऐसे ही ठंडे बस्ते में रख देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों से उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक आहूत करता है और अनुच्छेद 108 के पहले खंड के अंतर्गत यह प्रावधान
किया गया है। अगला प्रश्न है, गतिरोध की स्थिति में कौन सा विधेयक उसको पारित किए जाने के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध करता है? तो कौन सा विधेयक है जिसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो आपने देखा कि धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या कराधान विधेयक है, इन सब मामले में नहीं होता, बल्कि जो सामान्य विधेयक है इन्हीं में जो है संयुक्त बैठक बुलाने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भी आपने देखा कि बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा की जो है अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के को लोकसभा के समान शक्ति नहीं प्राप्त है। तो किन मामलों में जो राज्यसभा है उसको लोकसभा के बराबर शक्ति नहीं है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने के मामले में उसको बराबर शक्ति है, क्योंकि दोनों सदनों से अगर पारित नहीं होता है वह महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह कैंसिल हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने के मामले में भी यही होता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में भी यही होता है, दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित होना चाहिए। लेकिन धन विधेयक के मामले में यह शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको केवल और केवल लोकसभा जो है तय करती है। यहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं का भी निश्चय अंतिम होता है। तो 109 अनुच्छेद ए में जो है यह प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु तब जबकि तो कब जो है जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सामान्य नियम यह है कि जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य जो है कानून बनाता है और जो संघ सूची के विषय हैं उस पर केंद्र कानून बनाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जबकि जो संघ या संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। यह प्रावधान आपको अनुच्छेद 249 के अंतर्गत मिलता है। तो राज्य सूची के विषय में जो है बनाया जाता है कानून संसद के द्वारा राष्ट्रीय हित में। तो अब जो है राज्यसभा अगर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह जो है घोषित करती है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर संसद कानून बना सकती है। यह एक प्रावधान है। तो 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में के परिगणित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस पर जो है संसद की शक्ति मिल जाती है कि वह उस पर कानून बनाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की अनन्य शक्ति है? तो ऐसी जो अनन्य शक्ति है यह है आपका केवल राज्यसभा के पास। तो अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की अनन्य शक्ति यह राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के पास है और इसके बारे में आपको अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। तो अनुच्छेद 312 में अ, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह पारित कर दिया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद जो है वह फिर एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अनन्य शक्ति की बात की जा रही है तो राज्यसभा के पास है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है। तो कब जो है केंद्र जो है वह राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है? तो विकल्प देखेंगे पहला, यदि संसद संकल्प पारित करके यह घोषित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। तो आपने अपना अनुच्छेद 249 को देखा है, तो 249 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संसद इसके लिए घोषित करे। तो संसद नहीं घोषित करेगी बल्कि कौन करेगा? राज्यसभा जो है संकल्प पारित करके इस तरीके से घोषित करती है। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा है, यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश पारित करें कि ऐसा, तो राष्ट्रपति के पास भी नहीं ऐसी शक्ति है। उच्चतम न्यायालय आवश्यक अनुदान द्वारा संसद को प्राधिकृत करे, तो ये भी नहीं है, बल्कि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करके घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह जरूरी है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो यह बात जो है महत्वपूर्ण है और यही कथन सही है, क्योंकि राज्यसभा सामान्य बहुमत से नहीं कर सकता बल्कि वह विशेष बहुमत से तात्पर्य यह है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो यहाँ पर
जो पृथक्करणिता का सिद्धांत है, या यह तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है, आच्छादन का भी उसी में आता है, अधित्याग भी आता है, लेकिन यह सार और तत्व का सिद्धांत, यह जो है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के विभाजन से संबंधित है। तो शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सिद्धांत जो है बताए गए हैं। सार और तत्व का सिद्धांत, छद्म विधायन का सिद्धांत और क्षेत्रीयता का या क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण हैं, ये मेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं और अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में जो प्रावधान है वह मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अस्वीकृति होते हुए भी निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा कानून बन सकता है? अगर मान लीजिए किसी भी विधेयक को पेश किया जाता है तो वहां पर दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर राज्यसभा जो है अगर सहमति नहीं देती है, उसके बावजूद वह कानून बन जाएगा केवल लोकसभा के माध्यम से। तो संविधान संशोधन विधेयक, समाज सुधार, वित्त विधेयक, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है सभी मामलों में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये इनमें से कोई भी विधेयक बिना उसकी स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो समाज सुधार संबंधी विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्त विधेयक सभी मामलों में राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपने देखा कि यह केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक और 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन की सिफारिश सहित अथवा मूल रूप से पारित करके लोकसभा को भेज देता है। अगर वह 14 दिन के भीतर पारित करके भेजता नहीं है तब भी मान लिया जाएगा कि यह राज्यसभा से पारित हो चुका है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये महत्वपूर्ण है और इसको याद रखना चाहिए। 109 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया बताई गई है, जबकि धन विधेयक की परिभाषा, अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ये कर सकता है कि 109 के अंतर्गत प्रक्रिया बताई गई है, इसलिए यहाँ पर 109 का जो है जिक्र किया गया है, जबकि 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक कहेंगे किसको। अगला प्रश्न है, लोकसभा के द्वारा धन विधेयक के पारित होने के बाद यदि राज्यसभा के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उसे कितने दिन बाद जो है पारित मान लिया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा कोई भी विधेयक धन विधेयक, केवल सामान्य विधेयक नहीं, धन विधेयक पारित करके उसको राज्यसभा को भेज दिया गया और राज्यसभा ने उसको 14 दिन के भीतर अगर पारित नहीं किया तब भी यह समझ लिया जाएगा कि उसको जो है राज्यसभा ने पारित कर दिया है। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद 109 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो वार्षिक बजट जो है या बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बारे में प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। 112 जो है वह वार्षिक बजट से संबंधित है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह किससे संबंधित है? तो बजट से या वार्षिक वित्तीय विवरण से। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, इसको आपने देख लिया है पहले ही। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। तो यहाँ पर कथन है कि एक विधेयक जो कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित है वह भी धन विधेयक हो सकता है। तो यह बात सही है कि कर निर्धारण के साथ साथ अन्य मामलों से संबंधित अगर है तो वह भी धन विधेयक हो सकता है, क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा जो है यह कहाँ दी गई है? तो यह दी गई है 110 के अंतर्गत और प्रक्रिया 109 के अंतर्गत बताई गई है। सभी विधेयक जो कर से संबंधित हैं वो धन विधेयक हैं, तो यह बात गलत है। सभी विधेयक जो कर से संबंधित है वो धन विधेयक नहीं समझे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। तो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियम या अनुच्छेद 110 की परिभाषा में शामिल किसी विषय पर को शामिल करने वाला कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इसमें से किसी विषय के साथ अन्य विषय होने पर भी वह धन विधेयक हो जाएगा। मान लीजिए कोई टैक्स अधिरोपित करना है और टैक्स अधिरोपित करने के प्रावधान के साथ साथ कोई अन्य प्रावधान भी जुड़ा हुआ है तो भी वह धन विधेयक ही समझा जाएगा। जुर्माना, धनीय सस्ती, फीस या किसी कर के अधिरोपण करने वाला कोई विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा, ये महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी टैक्स के अधिरोपण उत्साधन से संबंधित विधेयक तो माना जाता है, लेकिन कोई जुर्माना लगाने वाला कोई कानून है या धन संबंधी कोई दंड देता है, कोई फीस विहित करता है, यह जो विधेयक है उसको धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट रखना ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा फिर। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। तो इस तरीके से जो अगर लोकसभा भंग है तो वहां पर आकस्मिक निधि से धनराशि कैसे निकाली जाएगी, किसके आदेश पर? तो देश का मुखिया राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के आदेश से फिर इस प्रकार से आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 123 को आपने देखा, यह अध्यादेश है राष्ट्रपति की शक्ति, और राज्यपाल की पूछा गया है तो यह 213 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत लागू होने वाली विधियों का निर्माण करने की शक्ति किसे है? तो राज्य क्षेत्रातीत से तात्पर्य यह है कि जहां पर मान लीजिए एक ये क्षेत्राधिकार है, इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यह इस अधिकारिता से बाहर यहाँ के लिए भी कानून बना सकती है। तो ऐसी जो अधिकारिता है वह किसके पास है? तो इसके बारे में आपको अनुच्छेद 245 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। यह केवल और केवल संसद के पास ऐसी शक्ति दी गई है, केवल संसद को है ऐसी शक्ति है और किसी राज्य विधानमंडलों को नहीं है। इसका जो है यहीं से जो शक्ति निर्माण विधि निर्माण की जो शक्तियां हैं वह निकल करके आती हैं। तो विधायी संबंध केंद्र और राज्य के बीच में, और इसे ही क्षेत्रीयता का सिद्धांत कहा जाता है, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 245 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 245 को देखेंगे कि इसके अंतर्गत संविधान के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत लागू होने वाली विधियों का निर्माण करने की शक्ति केवल और केवल संसद को दी गई है। इसका दूसरा खंड यह कहता है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है देश है भारत, और एक विधि ऐसी बनाई जाती है जो कि अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं इनके ऊपर भी लागू होती है। तो यहाँ पर बनाई तो भारत क्षेत्र के लिए है, लेकिन यह अमेरिका में भी लागू होती है, तो राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन हो रहा है। लेकिन अमेरिका में पूरे नागरिकों पर नहीं होती, बल्कि जो भारतीय नागरिक हैं और अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर लागू होती है। तो इस प्रकार से जो है 245 के तहत यह कानून बनाया जाता है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। तो क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो 245 में दिया गया है, वही आपने अभी देखा है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु का विभाजन दिया गया है। तो विषय वस्तु का विभाजन जो है यह दिया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यहाँ पर संघ सूची पर अनन्य अधिकार संघ को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों जो केंद्र और राज्य ये दोनों ही विधि निर्माण करते हैं। तो 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में विषय वस्तु का विभाजन दिया गया है 246 में, और इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, और इसी में बताया गया है कि किसके पास कानून बनाने की शक्ति किस सूची पर है। तो समवर्ती सूची के विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों, राज्य सूची के विषय पर अनन्य शक्ति राज्य विधानमंडल को, और संघ सूची पर संसद को। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह कब होगी? तो ऐसी शक्ति उसको प्राप्त तो है, लेकिन यह जो है राष्ट्रीय हित में ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब यह जो प्रावधान है आपको कहाँ मिलता है? क्योंकि एक तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि जो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है वह केवल राज्य को है, लेकिन आप देख रहे हैं राज्य सूची पे के विषय पर केंद्र यहाँ पर कानून बना रहा है, लेकिन वह 249 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रीय हित में ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो 249 के अनुसार संसद राष्ट्रीय हित पे जो है कानून बना सकती है, लेकिन वह ऐसा तब कर सकती है जबकि राज्यसभा के द्वारा जो है इस स्पेशल जो मेजॉरिटी होती है विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है, तब साधारणतया नहीं करती। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाती है और प्रभावित राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्या यह जो विधि बनाई गई है वह सही है या अवैध है या
संविधान का उल्लंघन करती है। तो पहला प्रश्न विकल्प देखेंगे अविधिमान्य है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल के अनन्य अधिकार का उल्लंघन करती है। प्रथम दृष्टया देखेंगे तो यह मामला आपको सही प्रतीत होगा, लेकिन 239 को जब देखेंगे, 39 नहीं बल्कि अनुच्छेद 249 को, तो यहाँ पर यह आपको ये क्लियर हो जाता है कि राज्य सूची के विषय में जो है, जब राष्ट्रीय हित में इस प्रकार से आवश्यकता हो तो केंद्र भी कानून बना सकती है। तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा है अविधिमान्य हो जाएगा, तो अविधिमान्य जहां पर दिया गया है इसका तात्पर्य है गलत है। पूर्णतः विधिमान्य है, क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है, और ऐसा करने में राज्य की विधान बनाने की अनन्य शक्ति का उल्लंघन भले होता हो, फिर भी ऐसा जो कानून है वह विधिमान्य होगा। अगला प्रश्न है, संसद को किसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार के प्रयोजन के लिए किसी विषय के बाबत विधान बनाने की शक्ति है, और यह शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसको प्राप्त होती है। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 253 को देखना होगा। तो 253 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मान्यता देता है किस अनुच्छेद के तहत? तो किस अनुच्छेद के तहत जो संविधान है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मान्यता दी जाती है? तो यहाँ पर आपको दो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। एक तो अनुच्छेद 51 है, और दूसरा जो है अनुच्छेद 253 है। तो इस तरीके से भी प्रश्न देखें, आपसे पूछा गया है कोरिलेट करके। तो अनुच्छेद 251 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और राष्ट्रों के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखेगा। जबकि 253 के अंतर्गत प्रावधान ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जो है प्रभावी करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 51 के अंतर्गत जो है यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा बना रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो करार किए गए उनको हम कैसे लागू करेंगे, यह 253 में मिलता है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि में अगर आपस में विरोध होता है, दोनों आपस में टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कथन सही होगा? तो अनुच्छेद 246 के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। 246 यहाँ पर लागू नहीं होगा। 246 इसलिए नहीं लागू होगा क्योंकि 246 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह इससे संबंधित नहीं है कि दोनों विधियों में टकराव क्या हो तो क्या होगा। और 246 में यह बताया गया कि संसद और राज्यों के विधानमंडल में बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या होगी। तो तीनों अपने अपने क्षेत्र पर रहते हुए कानून बनाएंगे। 246 के आधार पर राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, तो ये भी गलत है। यहाँ पर अनुच्छेद 254 लागू हो जाएगा और इस आधार पर संसद के द्वारा बनाई गई विधि जो है वह अभिभावी होगी। तो 254 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है, इसको भी समझेंगे कि संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल के बीच में अगर असंगति होती है तो वहां पर जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि शून्य हो जाएगी और वहां संसद के द्वारा बनाई गई विधि मान्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है यह अगर किया जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यहाँ पर ये सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि बार बार आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 263 जो है यह अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में प्रावधान करता है। तो 263 इसको भी देखना होगा, क्योंकि बेयर एक्ट को अगर आप साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो किसी समय राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद लोकहित में उसको बनाया जाना आवश्यक है, और किस लिए बनाया जाता है, तो राज्यों के बीच विवाद होने पर सलाह वगैरह देने के लिए इस तरीके से परिषद का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा गठन किया जाता है। तो ये बातें कुछ हैं जिनको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और अनुच्छेद जरूर याद रहे। अगला प्रश्न है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है। यह जो सिद्धांत है यह क्या कहलाता है? इसे ही छद्म विधायन का सिद्धांत कहते हैं। तो जो बात प्रत्यक्ष रूप से की जाती है वही जो है सही है। अगर जो बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती तो उसको इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। इस पर जो है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का एक केस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर, छद्म विधायन पर।
तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया गया है कि जिसे प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष रूप से भी नहीं की अनुमति दी जा सकती। इसे ही छद्म विधान का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। इस पर महत्वपूर्ण केस जो है वह बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1952 का है। तो इस मामले में एक लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1950 का बिहार का, उसको वैधता को चुनौती दी गई। बाह्य रूप से इस अधिनियम में प्रतिकर की अवधारणा के सिद्धांत दिए गए थे। वस्तुतः ये सिद्धांत व्यवहारिक और वास्तविक नहीं थे। परिणामतः याची की संपत्ति जो है प्रतिकर चुकाए बिना अर्जित की जा रही थी। तो यह धारण किया गया कि यह अधिनियम एक छद्म विधान था, इसलिए अवैध और शून्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है यह निहित है संसद के पास। अवशिष्ट शक्तियां से तात्पर्य यह है कि तीन सूची जो बताई गई हैं, उस तीन सूची में से मान लीजिए अगर समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का सभी को अधिकार है, सभी से तात्पर्य यह है कि केंद्र को भी और राज्य को भी। लेकिन वहां पर अगर आवश्यक ऐसा पड़े कि केवल संसद की द्वारा विधि बनाई जानी चाहिए, तो वहां पर अवशिष्ट शक्तियां जो है, अनन्य शक्ति है, वह संसद के पास 248 के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय पर जो समवर्ती सूची या राज सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। जो है इस प्रकार से अवशिष्ट शक्ति किसमें है? संसद में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पर पूछने का आशय यह है। तो ऐसी शक्ति का प्रयोग जो है वह संसद के द्वारा किया जाता है और संसद के पास ही ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है राष्ट्रीय हित में, जैसा कि आपने 249 के अंतर्गत देखा भी इसे। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु आपने तीन जो है देखा, एक तो विधान सभा और लोकसभा 25 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल यह है 35 वर्ष। तो इस प्रकार से एक साथ याद रखेंगे तो ये कहीं से भी घुमाए फिराए तो आपसे गलती नहीं होगी। तो विधान परिषद की बात की जा रही है, 30 साल इसकी उम्र है न्यूनतम। तो अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष, जबकि विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपसे सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष, ये बात सही है। विधानसभा के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, ये गलत है क्योंकि न्यूनतम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष सही है। ग्राम पंचायत में 18 वर्ष। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सही हैं, बस आपका ये दूसरा जो है यही सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है। तो गणपूर्ति से तात्पर्य यह है कि न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए ताकि एक जो बैठक है वह आयोजित की जा सके। तो यहाँ पर लोकसभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 सदस्य तो होने ही चाहिए ताकि किसी मामले में अधिवेशन संचालित किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार की बात आती है और जो कि आपने देखा अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। तो 105 के अंतर्गत जो है यह संसदीय विशेषाधिकार की बात जो है प्रावधान किया गया है और संसद के सदनों की और उसके सदस्यों और समितियों की जो शक्तियां हैं और विशेषाधिकार हैं वह उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने के कारण मूल अधिकार जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वह विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार उसको नहीं है। कारण क्या है? कारण वही अनुच्छेद 105 है। 105 क्या कहता है कि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों का संचालन करने का अनन्य स्वामी है, और यही बात जो है 194 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के बारे में और 105 के अंतर्गत संसद या राज्यसभा और लोकसभा के बारे में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार किसे उपलब्ध नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में आप देख रहे हैं अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है किसे यह प्राप्त है या नहीं है। तो लोकसभा की कार्यवाही के संदर्भ में है, तो लोकसभा में चाहे वह न्यायवादी
भाग ले रहे हैं या सदस्य भाग ले रहे हैं, इनको उपलब्ध है। मंत्री को जो कि सदन में भाषण दे रहा है, तो सदन के अंतर्गत रह के कार्य कर रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे व्यक्तिगत रूप से सदन के समक्ष साक्षी के लिए बुलाया गया है, तो वहाँ पर भी उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। एक नागरिक को जो सदन में पैम्पलेट वितरित करता है, तो इसे संसदीय विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन पर दंड देने की शक्ति जो है वह किस प्रकार की शक्ति है? तो यह जो है न्यायिक शक्ति है, क्योंकि दंड देने की शक्ति वह न्यायिक कार्य होता है, इसलिए यह संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर देना है यहाँ पर। तो कुछ निर्णय हैं और उनमें कौन से न्यायिक सिद्धांत निहित है, इसका जो है यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इसके अंतर्गत पहला है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ का केस। तो यह जो केस है यह किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो एक का चौथा हो गया। इसके बाद आता है बिपिन चंद्र मिश्रा का मामला। तो बिपिन चंद्र मिश्रा का जो केस है यह अवमानना की शक्ति से संबंधित है, तो यह जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है। केशव सिंह का मामला, यह जो है संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है, तो सी का पहला हो गया। और रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का जो केस है यह दोषाहारी याचिका से संबंधित है। इस प्रकार से 4-3-1-2 यह जो है सही इसका सुमेल है और इसका जो डी वाला उत्तर है यही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, किसकी संस्तुति पर संघ और राज्यों के मध्य में वित्तीय वितरण किया जाता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय वितरण किया जाना है, तो यह किसकी संस्तुति पर यहाँ पर ऐसा किया जाता है? तो वित्त आयोग से संस्तुति पर किया जाता है। और वित्त आयोग के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। और जो आयोग है यह राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजता है या पेश करता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है, अब इस सृजन की बात की जा रही है और एक प्रश्न पूछा जाता है अनन्य शक्ति किसके पास है? तो सेवाओं की अनन्य शक्ति राज्यसभा के पास है, लेकिन अगर सृजन किए जाने की बात है तो वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो यह अनुच्छेद जो है आपसे पूछा जाता है बार बार, यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 124। 124 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है? तो इसको भी देखना है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जो कि अब उसमें इतने जज होंगे और एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। तो 124 जो है और 214 इसी के साथ आप देखेंगे या हाई कोर्ट के जजों के बारे में प्रावधान करता है। हाई कोर्ट जजों नहीं बल्कि हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संसदीय प्रणाली के आधार पर न्यायपालिका को भारतीय संविधान का संरक्षक बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय कितने जजों से मिलकर के बनेगा? तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, यह बात महत्वपूर्ण है और यह जो है समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए थोड़ा सा अभी लास्ट जो परिवर्तन हुआ है वह 2019 में हुआ है। और 2019 के तहत अब जो है कुल 33 जज और एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। तो मुख्य न्यायमूर्ति और 33 से अधिक जजों से मिलकर के बनेगा। तो कुल जो है 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में इस समय उपस्थित हैं। तो 2019 का जो है लेटेस्ट अपडेट है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? इसके पहले के प्रश्नों में आपने देखा कोलिजियम की जो व्यवस्था थी उसमें क्रम आया, 3 केस थे और तीनों के माध्यम से यह बात वहाँ पर स्पष्ट की गई। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वह आवश्यक समझता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर। तो यह जो मुख्य न्यायाधीश की राय शब्द लिखा गया है यही जो है कई प्रकार के विवादों को जन्म देता था। इन्हीं को निपटाने के लिए फिर 2-3 केस आते हैं। उन केस के माध्यम से यह बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश राय जो देंगे वह राय किस प्रकार से देंगे, क्या वह उनकी अकेले की व्यक्तिगत राय होगी? तो बाद में कहा गया कि नहीं, उनके अकेले की राय नहीं होगी बल्कि इसके लिए वो 3
4 जो है सीनियर मोस्ट जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके परामर्श लेंगे, फिर वो अपनी राय राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जो ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है, उसको भी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो एक विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर है और ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है, उसको न्यायाधीश के रूप में कहाँ नियुक्त किया जा सकता है? तो उसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसको जज नियुक्त नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में उसको नियुक्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी योग्यता बताई गई है अनुच्छेद 124 में, वह बताया गया है किसी उच्च न्यायालय में वह 5 साल तक कम से कम न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में। दूसरी है कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, और तीसरा है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। इसमें से अगर कोई योग्यता है तो कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है यही सही है, और अनुच्छेद 124 खंड 3 के अंतर्गत यही योग्यताएं बताई गई हैं कि वह भारत का नागरिक है, 2 या अधिक हाई कोर्ट में वह 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका है, या हाई कोर्ट में वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है, या यहाँ पर जो चौथा है पारंगत विधिवेत्ता है। तो जबकि अनुच्छेद 217 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति की जो पात्रता दी गई है, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो भारत में कोई भी न्यायिक पद, किसी उच्च न्यायालय का जो है लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो इस प्रकार से जो है हाई कोर्ट के जजों की योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर आपने कुल 500 प्रश्नों को हल किया है, और अभी तक 10 वीडियो आपको मिल चुके हैं। इस तरीके की जो वीडियो की श्रृंखला है ये निरंतर जारी रहेगी। आप चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।